अरे बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। भटनेर की वादियों में समस्याओं को खोजने का प्रयास कर रहा है एससीएन न्यूज यानी स्काई चैनल नेटवर्क। हमने इससे पहले कई वार्डों का दौरा किया जहां पर हर एक समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। आज हम आए हैं आपके वार्ड नंबर 45 में सुरेसिया में, जहां समस्याओं की तरफ हम ध्यान इंगित करेंगे क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद के कमिश्नर श्रवण बिश्नोई जी, वार्ड नंबर 45 के पार्षद अशोक यादव जी और पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पराजित रहे मक्खन सिंह जी। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हम सबसे पहले आप सबसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में सड़कों की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। माननीय महोदय, सड़कों के विषय में जहाँ तक वार्ड नंबर 45 का है, प्रयास तो हमारे पार्षद की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जिस अनुपात में पार्षद 25 के हैं, वार्ड नंबर 45 है, उस गैप को देखते हुए विशेष कोई सुधार सड़कों में नहीं आ रहा है। और हमने पार्षद को महोदय को अवगत भी कराया है और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई हम जल्दी इन सड़कों को डामरित करवाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सड़कों को लेकर? आप? मैं माननीय महोदय यही कहना चाहूंगा कि काफी बार हमने भी कहा है सड़कों के लिए, तो सड़कों की जो है अभी व्यवस्था पूरी हुई नहीं है। बाकी कई बार मैंने अवगत भी कराया, पार्षद जी महोदय को भी अवगत करवाया है। और जो है सड़कें का जहाँ तक है तो टूटी फूटी सी है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा। और वैसे भी सड़क तो बहुत जरूरी है। ठीक है, सड़कों को लेकर आपके पास कोई सवाल है? आप में से आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सड़कों को लेकर, यानी कुल मिलाकर सड़कों को लेकर जो एक सवाल उठाया है हमारे नागरिकों ने कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पहले हम जानना चाहेंगे पार्षद अशोक यादव से, सड़कों की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है आपके वार्ड में? मैंने कमिश्नर साहब को अवगत करवाया है कई बार, और अभी पिछली 1 तारीख को लिख के दे के आया हूँ माननीय मंत्री महोदय ने, और कमिश्नर साहब को भी अवगत करवाया था जी। कमिश्नर साहब, पहला गेंद जो है आपकी तरफ फेंक दिया है पार्षद जी ने। गेंद हर मेरे पाले में ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जरूर कुछ सड़कों के बारे में हमें लिख कर दिया है, और कुछ IHSDP स्कीम के तहत भी इस वार्ड से कुछ सड़कें ली गई है। IHSDP स्कीम के अंदर करीब 30 किलोमीटर सड़कें बनी है, जो अलग अलग कच्ची बस्ती की जितनी वार्ड है उसके अंदर बनी है। तो वो काम थोड़ा डिले हुआ है। वो डिले होने के पीछे क्या ग्राउंड्स थे, कुछ कमियां हमारी भी थी, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की थी, उनके आपसी म्यूचुअल एडजस्टमेंट में समस्या आ गई। 2-3 कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उस वजह से वो काम लेट हो गया। अगर वो काम टाइम पर हो जाता तो ये समस्या इनकी इतनी नहीं आती जितनी आज है। और इसके अलावा अशोक जी ने मेरे को समस्या लिख कर दी भी थी, उस पर चेयरमैन साहब वार्डों का राउंड ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बार मैं मौका देखूंगा, और मौका देखने के बाद प्रायोरिटी के आधार पर हम इनको काम को करवाएंगे, क्योंकि काम इन्होंने खूब लिख कर। ऐसा बात नहीं कि आपके पास प्रयास नहीं करते हैं, हर रोज प्रयास करते हैं। सड़कों के बारे में जाते हैं, नालियों के बारे में, सफाई को लेकर, लाइट को लेकर पूरा फुल प्रयास करते हैं। इनकी ओर से प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अब जो कमी है वो हमारी ओर से है कमी, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स है नहीं कि हम हर काम को एक साथ करवा दें, या पूरा वार्ड एक साथ जगमगा दें, या एक साथ पूरा पक्का वार्ड हो जाए। तो उस काम की प्रायोरिटी देखते हुए भी कौन सा काम, 10 काम इन्होंने दिए हैं, तो उनमें से कौन सा काम कितना आवश्यक है, वो आज ही करना कितना जरूरी, क्या उसे आज ही किया जाए, आज नहीं किया जाए तो बहुत हालात गंभीर हो जाएंगे, या उससे बेहतर बुरी हालत किसी अन्यतर जगह दूसरे वार्ड में है, तो वो कितना प्राथमिक काम है। तो प्राथमिकता के आधार पर इनके द्वारा करीब 10-20 कामों की सूची दी गई। मैं पहले राउंड भी लेकर गया था इनके वार्ड में, पैदल घुमा था एक दिन दोपहर में से। तो सड़कों की हालत कंपेरेटिवली इनके वार्ड में ठीक है। जैसे 44 में आप चले जाओ, निरंजन जी का शायद वार्ड है, वहां भी मैं घूमा था, उस वार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कंपेरेटिवली इनकी ठीक है। ये इन्हीं का
इन्हीं की मेहनत है कि ये ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो इनके वार्ड में ज्यादा काम हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भी इनका पूरा है, काम की आवश्यकता नहीं, काम की आवश्यकता आज भी है। और हम डेफिनेटली अब वैसे भी चुनावी वर्ष है तो ज्यादा से ज्यादा सरकार भी बजट दे रही है, अभियान में हमारे पास भी रिसोर्स बढ़े हैं, तो हम डेफिनेटली आपको कराएंगे। बाकी IHSTP योजना में जो काम है उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, ताकि वो स्कीम हमारे पास सैंक्शन है, वो पैसा पड़ा है, उसको लेकर कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसा करीब 9 करोड़ का काम है जो सैंक्शन है, वो सिर्फ ठेकेदार पर प्रेशर देके और उसको कितना जल्दी हम करवा पाए, वो सिर्फ हमें करवाना है, सिर्फ हमारे प्रयास की कमी है उसमें कोई फंड की आवश्यकता नहीं है, फंड ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास जी। और इसके अलावा इस कामों के एक्स्ट्रा इन्होंने जो काम दिए उनमें हमें फंड की अवेलेबिलिटी देखते हुए और काम को प्राथमिकता। फिलहाल हम दूसरे मुद्दे पर फिर आते हैं, लेकिन अब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मक्खन सिंह जी, वार्ड में जो सड़कों की जाल की बात हो रही, सड़कों का जो जाल बिछा है, किस तरह के सड़कें हैं आपके वार्ड में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। एक तो सीधे लाइन डाल रखी है, जो बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें बूढ़े बुजुर्ग जो संभालते रहेंगे वो खड्डे बना देते हैं, उसमें पानी पड़ के ऐसे पता लगता है आदमी गिर जाए तो उसको पता नहीं लगा सुबह तक वहाँ पड़ा है या नहीं पड़ा। इतना बुरा हाल है इन्होंने सीवरेज वालों ने। कम से कम खड्डे खोदे तो सर उसको बंद तो करें टाइम से, ठीक है। और जब वो आगे से चौक कर देते हैं पीछे पानी भर जाता है, गलियां भरी रहती है पानी में। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि कमिश्नर साहब ने प्रशासन की बात की है, बजट की बात की है, हमारे पास मौजूद है इसी वार्ड के रहवासी रिटायर्ड नायब तहसीलदार जयसिंह बेनीवाल जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में सड़कों की क्या स्थिति है खास तौर पर? हमारे वार्ड में सड़क है ही नहीं। स्थिति तो जब हो जब सड़क हो, थोड़ी बहुत तो सड़क भी, वो भी सीवरेज की वजह से तोड़ दी गई और उनकी भी हालत बड़ी दयनीय है। तो सड़क है ही नहीं। और ये जो भी स्थिति अब है ये भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब जो सीवरेज की जो लाइन डाली गई है इसमें पाइप के अंदर जो ज्वाइंट होता है वो नए तो कहीं ज्वाइंट है, कोई पाइप एक दूसरे से टूटे हुए हैं। जब भी अगर ये सीवरेज लाइन जब चालू होगी तो वो पानी जो है वो जमीन में जाएगा, जमीन के नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है। इनका जो बजरी का या सीमेंट का या कंक्रीट का जो भी कोई प्रोविजन था इसमें नहीं डाली गई। डायरेक्ट पाइप पर कोई पाइप टूटे हुए एक दूसरे से आपस में मेल भी नहीं था। तो अब अगर बन भी गई जो थोड़ी बहुत भी है, वो जिस दिन सीवरेज चालू होगा वो सारी सड़कें सीवरेज के अंदर आ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर सीवरेज की तरफ इशारा किया है रिटायर्ड नायब तहसीलदार जयसिंह बेनीवाल साहब ने। कमिश्नर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीवरेज ने सड़कों की दयनीय स्थिति कर दी है, आखिर सीवरेज के जो निर्माण एजेंसी है उसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखो, सीवरेज एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सीवरेज डलेगी तो सड़क तो टूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर सवाल है ये कि सीवरेज की क्वालिटी का, जैसे नायब साहब कह रहे हैं कि सीवरेज के जॉइंट लगा रहे हैं वो खुले पड़े हैं, जिस दिन सीवरेज चलेगा उस दिन सड़क तैस जाएगी। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई भी काम, इतनी बड़ी एजेंसी जो करीब 50-60 करोड़ रुपए का काम है, वो इतना नेग्लिजेंसी के साथ किया जाता हो कि जॉइंट नहीं किया जाता है और पानी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बाकायदा उसको पूरा ट्रीट किया जाता है, पूरा ट्रीट करके उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो 5 साल तक वहां रन करेगी और इसको ऑपरेट करेगी, उसके बाद हमें हैंडओवर करेगी। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई अब जिससे भी मिलो कि भाई साहब ये सीवरेज चलना तो है नहीं, ये तो 2 साल के बाद डंप हो जाना है, चौक हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ अपना जो मैं कमिश्नर साहब से एक निवेदन करूंगा कि आप जहाँ बैठे हैं कोई भी एक लाइन के जो भी अगर खर्चा आएगा उसको मैं व्यक्तिगत बैन करूंगा। आप कोई भी पाइप खुदवा के और अब देख लें, अगर किसी का भी अगर जॉइंट सही हो और टूटी भी नहीं हो, किसी के अंदर वासर नहीं है, सबके जॉइंट टूटे हुए। मैंने मेरे घर के आगे ही ये पार्षद बैठा है, मैंने उनके ठेकेदार से लड़ा के मेरे घर के सामने 3 पाइप लगे, वो बगैर टूटे में, बाकी और कोई भी एक भी पाइप
साबित नहीं है कि जिसको ये कह सके कि पाइप सही है। अब इतनी बड़ी एजेंसी है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीएम पीएम के आदमी है, ठेकेदार, तो किसी की हिम्मत तो है नहीं उनके खिलाफ किसी की बोलने की। तो आप और मैं तो हैं क्या भाई, हम तो इसी स्थिति से गुजरे हैं, हम अपने को बोल भी नहीं पाते हैं कि भाई सरकार के पास ही, खुद के पास ये ठेका है और वो ये काम करा रही है, तो काम अच्छा होने का तो प्रश्न नहीं उठा। कोई भी एक लाइन, मैं ये नहीं कहता कि भी अमुक लाइन खराब है, आप कोई भी एक लाइन उस आप खुदाइए, उसका खर्चा मैं वहन करूंगा, अगर पाइप सही है तो आप देख लेना। बहुत बड़ा सवाल है। एक मिनट, हाँ, मक्खन सिंह मैं कुछ भी कहना चाह रहे हैं। साथ सहमत हूँ। अब जितने भी पाइप देखोगे बीच में से क्रैक है, कोई उसकी सॉकेट सही नहीं है, हर जगह से टूटी हुई है, और उनको कहते हैं तो कोई परवाह नहीं करता। कोई पाइप 2 नंबर की पाइप है सारी। नीचे और है जी, नीचे जो 1 मिनट में आपके बीच में आ रहा हूँ। कायदे अनुसार ये है कि उसके नीचे वो ग्रिट वगैरह कुछ डाली जाती है, उसको एक समतल करके उसको जोड़ी जाती है। ऐसी स्थिति हुई नहीं। मैंने पार्षद महोदय को अवगत कराया तो इन्होंने आकर के उनको जरूर बोला कि भाई इसमें डालो, आप ऐसे कैसे लगा रहे हो, पाइप है आपको डालनी चाहिए। तो फिर उन्होंने थोड़ी बहुत जगह में डाली है, बाकी तो बस जैसे जय सिंह जी बता रहे हैं वही स्थिति है। और किसी में रिंग भी नहीं डालते, किसी की सॉकेट एक सबसे टूटती है तो वैसे छोड़ देते हैं। यानी कुल मिलाकर सीवरेज का जो निर्माण एजेंसी है उसने खूब मनमानी की है, जैसा आप लोग कह रहे हैं। जब पानी के पाइप टूट जाए 3-3 दिन संभालते नहीं जी, पानी चलता रहे, पानी पीने बड़ा आता नहीं। कमिश्नर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? देखो, टेक्निकली तो मुझे पता नहीं कि क्या उनका फाउंडेशन का जी शेड्यूल में फाउंडेशन का ग्राउंड है, फाउंडेशन लेने का है या नहीं है। एक्चुअल में जब हम नीचे किसी जैसे पाइपलाइन डाल रहे हैं तो उसके नीचे वो डीपीसी लेते हैं, कंक्रीट का लेते हैं, 4 इंच का 2 इंच का जो लेते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोइल ऑफ दैट एरिया। हमारी सोइल की नेचर क्या है, यहाँ पर उस फाउंडेशन की आवश्यकता है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। सोइल टेस्टिंग होती है सारी पहले, ये डलने से पहले। अब ये बात मैं इनसे सहमत हूँ कि धौलपुर में जब मैं मेरी पोस्टिंग थी तो कमिश्नर था धौलपुर, तो उस वक्त वहां भी सीवरेज, यही RUDP एजेंसी है, यही सीवरेज का काम कर रही है, तो वहां वो फाउंडेशन डाल रही है। नीचे डीपीसी कंक्रीट का 4 इंच का उनकी एक लेयर होती है, वो कूट के और पूरा उसके बाद वो डलता है। अब वो क्यों वहां क्यों डलता है और यहाँ क्यों नहीं डलता, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खा रहे हैं इसको या फिर जी शेड्यूल में है या नहीं है, ये मेरे को इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी कह रहे हो, इतनी गंभीर है कि पाइप टूटे हुए हैं, भाई जिस दिन इसमें पानी फ्लो होगा या जिस दिन ये चलेगा उस दिन टूट जाएगा, तो ये मैं इससे थोड़ा कम सहमत हूँ। हो सकता है कि इतनी ज्यादा क्वालिटी अगर हो तो मैं भी इसकी 1-2 बार हमने ऊपर चिट्ठी भी लिखी थी संधू साहब को, प्रमुख शासन सचिव को, क्योंकि हेड ऑफ द जो RUDP के हेड है वो भी वही है, हमारे डिपार्टमेंट की भी वो है, UIT के भी वही है, तो उनको चिट्ठी भी 1-2 बार लिखी थी हमने इस तरह से। तो इन पर बाकायदा प्रॉपर कंट्रोल है। अगर ऐसी गंभीर शिकायत है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर दोबारा परस्यू करूंगा और इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठते हैं वहां पर उनसे संपर्क करके और इन पे और ज्यादा कंट्रोल की कोशिश करेंगे। यानी हम उम्मीद है हमें कि इस पर आप दोबारा कोई कार्रवाई करेंगे। मैं आ रहा हूं जय सिंह बेनीवाल जी, लेकिन मैं इससे पहले हमारे कुछ यूथ साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सबको। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ भी नालियों वगैरह के लिए मैं भी इस बात कहूँ कि कचरा भरा पड़ा रहता है, ऐसी बात नहीं है जी, भी शौक साहब आते हैं देखे जाते हैं लेकिन आगे समय नहीं होती। बाकी रोडों की बात ये है तो जी रोडें टूटी पड़ी है, आज हम गाँव जाते हैं, गाँव में देते हैं सीमेंट रोड ही बनी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल जी बुरा हाल पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे सही पक्की रोड तो बननी चाहिए। बाकी सीवरेज की काम है तो जी सीवरेज के अंदर जी बिल्कुल सी मैं पार्षद था वो कहना चाहूंगा भी जैसे कि बरसात के बाद में पानी इकट्ठा हो जाता है और गड्ढे मिल जाते हैं, तो इसको सुधारो जी। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप भी बुजुर्ग हो गए हैं, अब जवान समझ रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अब कुछ महिला शक्ति हमारे बीच में मौजूद है, मैं आप सबसे भी कुछ जानना चाहूंगा, इससे पहले आप बताएं। हेलो, आज हम कोई 20 दिन पहले मनोज जी के पास गए थे, हमारे जो लाइन बिछी हुई है पानी की वो 2.5 इंच की पाइप है। अब जब गर्मी फुल आएगी उसमें बिल्कुल पानी नहीं आएगा, हम नीचे खड्डा खोद कर उसके बाल्टी लगा कर पानी भरते हैं। और विनोद जी के पास गए तो उन्होंने हमारे को कह दिया 20 दिन में आपकी पाइप बदली जाएगी, और आज तक वो महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बाकी ये सीवरेज वाली जो फोड़ रखी है ये तो है, नाली बंद पड़ी है, पानी चलता नहीं है उसमें। कहीं न कहीं फिर सीवरेज आ गया
आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए कुछ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सारी समस्या हो रही है, मुश्किल हो रही है सारी चीजें, ना काट बनाओ ना काट बनाओ। हाँ काट लगाया बुढ़ापे का, विधवा का और किसा काट बनाओ। हाँ अब कमाने वाला कोई है तो बता भाई, वो कमाने वाला को दिया तो दियो, गरीबा ने दियो को, नहीं तो फिर मतलब वो क्या करती। हाँ तो आ समस्या है और कोई समस्या काट बनाओ। बीपीएल का कार्ड बनाओ, विधवा पेंशन बनाओ। अभी और के तो फिर कोई और के तो बनानी तो पड़ेगी। हाँ समस्या तो है ही। कुल मिलाकर आप लोग सिर्फ कार्ड बनवाने के लिए कह रहे हैं। चलो बैठे कहीं न कहीं सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, हाँ आप क्या कह रहे हैं? एक मैं बीपीएल कार्ड के बारे में और कहूंगा। आप बड़े बड़े आदमी में सबके कार्ड बड़े बड़े, जो 3-3 4-4 मंजिल कोठियां, जो गरीब आदमी बीपीएल कार्ड के लायक है उनके बने बनी है। जो अपाहिज है या कोई काम नहीं कर सकते, उनका कोई कार्ड नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी है व्यवस्था को लेकर इन्होंने कि जो पात्र लोग हैं उनको बीपीएल कार्ड बनाकर नहीं दिया गया। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, कहीं न कहीं दो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों। आप सबसे भी हम जानना चाहेंगे इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं। सबसे पहले अशोक जी आप बताएं। सर इस बारे में 25 तारीख के बाद एपीएल कार्ड बांटे जाएंगे घर घर जाकर। जो 25 तारीख के बाद एपीएल कार्ड बांटे जाएंगे और उसके बाद नए सिरे से बीपीएल की सर्वे होगी। जो अपात्र लोग हैं उनके बनाए जाएंगे और नहीं है उनके काटे जाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहिए? भाई जी सबसे राम है हमारी, ना तो बीपीएल कार्ड बनावा ना हमारी पेंशन बनावा। गली गमाने जी नाली को नहीं बिंग सागा हमारे रोज रांध हुए तो बा हमारी मेट सको तो मैं इतनी बात कर सकता हूँ, ज्यादा फोन कर सकता हूँ। अशोक जी आप इनको बताएं। सर इनके बारे में लिखा हुआ है, मैंने अभी अवगत करवाया था ईओ साहब को जी, और इन्होंने आश्वासन दिया है भी हम 5-7 दिन में शुरू करेंगे। वैसे इनके रोड तो बन गई है, सिर्फ नाली रही है। यानी आपकी सिर्फ घर के सामने नाली रही है, रोड तो बन गई। कमिश्नर साहब कब तक इनकी नाली, इनके घर के सामने नाली का निर्माण शुरू होगा? नाली जल्दी करवा देंगे, नाली का काम। अब कुछ लोगों ने ये बोला है कि पेंशन, विधवावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। तो अभी 22 अप्रैल से गवर्नमेंट एक पेंशन महाअभियान चला रही है। नगर पालिका पेंशन जिस तरह से पट्टों का महाअभियान चला था, लोगों को पट्टे दिए थे, जिसका भी पट्टा, मुझे लगता नहीं यहाँ किसी का पट्टा बाकी होगा किसी का, इसलिए पट्टे की कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो जिस तरह से पट्टों का अभियान चला, सबके पट्टे दे दिए, उसी प्रकार से भी पेंशन महाअभियान सरकार चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने घोषणा की है और पेंशन के अंदर काफी रिलैक्सेशन भी दिए, छूट दिए। पहले सिर्फ बीपीएल को पेंशन दिए जा रहे थे, अब बीपीएल के अलावा जो एपीएल है, वृद्धावस्था है, वो जो 55 वर्ष से ऊपर की आयु पूर्ण कर चुके हैं, विधवा को, चाहे वो किसी बीपीएल में हो या एपीएल में, सबको पेंशन मिलेगी। विकलांग को पेंशन मिलेगी। सरकार ने एक और क्राइटेरिया डिसाइड किया, विशेष योग्य जन पेंशन, वो भी मिलेगी। तो पेंशन का अभी जो भी आदमी या महिला जो वंचित है, वो इस अभियान के दौरान मेंबर साहब से मिले। बाकायदा अभियान लगेगा, मौके पर एसडीएम साहब रहेंगे, नगर परिषद अधिकारी रहेंगे और टीओ साहब रहेंगे। तो हाथों हाथ आपकी पेंशन सेक्शन होगी और हाथों हाथ टीओ जारी होगी। तो इस अभियान का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले एक्टिव हो गए। और मेंबर साहब से रिक्वेस्ट है और प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे भी कि वो सब इस अभियान में आके वो सब लोगों को पेंशन बनवाए। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत जल्दी पेंशन संबंधी जो भी मामले हैं उसका समाधान होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार जी? पहले तो सब भाइयों को मेरी नमस्कार और साहब को भी। दूसरी बात ये है जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को दे दो आप। अरे मेरे को 2 नहीं, मेरे हाथ में दे दो। हाँ, बात यूँ है कि ये हमारा कार्य मंत्री के साथ लगता हुआ है।
बाद में जो सड़कें पहले कच्ची थी, जिनकी उम्मीद ही नहीं थी बनने की, वो तो लुक भी डाल दी, पक्की बन गई, सब कुछ हो गया। ये हमारी सड़क जो आज तक इसमें लुक नहीं डाली गई, पता नहीं क्या विरोध था हमारे साथ। दूसरी, अगर सफाई वाली आते हैं, आप अभी जाके देख सकते हैं अधिकारी लोग, आप सभी लोग, कि उसमें थोड़ा सा कहीं एक कचरा था निकाल दिया। और मैं परसों कहा, मैंने कहा यार खाली को साफ करते हो तो अच्छी तरह तो करो। यहाँ के जो मैं क्या पार्षद है, वहाँ तो आप अच्छी तरह सफाई कर देते हो, हमारी सुनते ही नहीं है। इनके दफ्तर में जाते हैं तो नहीं सुनते, और ये नहीं बताते कौन सा अधिकारी है किसको मिले। हालांकि हम सर्च करते हुए रिटायर हुए हैं, लेकिन हमें ताज्जुब होता है कि वो बताते ही नहीं है कि किससे मिले। और दूसरी, सफाई करने वाली औरतें आती है ना, वो झाड़ू का कूड़ा करकट तो इकट्ठा करने की बजाय वो एक लाइनें सी डाल दी जाती हैं, बस कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा करती। अगर उनको कह भी दे तो उल्टा वो दाढ़ी और पकड़ने की आती है, इंसल्ट और करती है। तो हम तो अपनी दाढ़ी बचाते हुए अंदर घुस जाते हैं। फिर से क्या कहे, सुनने वाला कोई नहीं, नहीं तो पार्षद सुनता, नहीं दूसरा सुनता। पहले तो हमारी रिक्वेस्ट है कि दूसरी सड़कों पे लोग डलवा दी, इनके महल्ले में डल दी, पार्षद जी ने अपनी तरफ से सड़क बनाई उस पर डल दी, तो हमारी ये सड़क से क्या दुश्मनी है भाई? इस पे क्यों डालते? यहाँ आदमी नहीं रहते, यहाँ हम वोटें नहीं देते इन लोगों को। एक तो ये, और दूसरी हमारी पानी की समस्या है कि जो हम बिल पूरा भरते हैं, लेकिन पानी हमारे से पीने योग्य ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ कनेक्शन फिट कर दिया उन्होंने। और तीसरा ये कि हमारे को टूटियों का बिल भी जाता है, बिजली का बिल भी ज्यादा मनमर्जी से कर देते हैं। दफ्तरों में जाते हैं, अधिकारी को मिलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां कहते बिजली वालों को दे दो, उनको देते हैं, बाद में वो लेटर देखते हैं तो लेटर का पता नहीं चलता, सारा क्या पता नहीं भगवान के घर पहुंच जाता है। यह समस्या हमारी एरिया की, उनको थोड़ा सा आपके द्वारा हम कहेंगे, आप उनको थोड़ा सा प्रभाव डालो उन पे, ताकि हमारी ये समस्या हल हो सके। और ये नाली वाला तो हमारा जरूर कराए, नहीं तो मलेरिया हो जाएगा और हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और कहीं न कहीं जब सुनवाई नहीं होती है तब ये अधिकारी आपके बीच में आते हैं, खासतौर पर ऐसे न्यूज के साथ, क्योंकि ये पब्लिक है, बहुत कुछ जानती है। और पीछे से एक बार आवाज आई थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सर जी, जो बिजली कॉलोनी से जो नाली आती है, जो अपने टाइट के साथ से, वहाँ पे क्या गंदा पानी सारा इकट्ठा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गंदा पानी अगर वो बंद हो जाए, कि पानी पार हो जाए, दूसरा एक तो मच्छर इकट्ठे होते हैं, दूसरा क्या है कि वहाँ 10-10 फुट के खड्डे हैं पुराने, जहाँ नगर पालिका ने प्लाट काटे हैं, तो वहाँ कोई भी बच्चा गिर भी सकता है, खेलते कूदते अंदर भी जा सकता है। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको थोड़ा सा सिस्टम करें। अशोक जी, आप बताएं। अमितर साहब, आपने पीछे दौरा किया था, उस टाइम मैंने आपको कहा था इस नाले के आगे निकासी कराओ, और आपने आश्वासन दिया था 10 दिनों में शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, आप बताइए। हाँ जी, सही बात है इनकी, इन्होंने दौरा करवाया था, मैंने भी ये देखा था। ये जो बिजली कॉलोनी से पानी आता है, इसमें आगे नाला है, इसका प्रॉपर आगे नहीं है, फ्लो नहीं है, और ये यहीं आके डिसमेंटल हो जाती है, कहीं इधर बह जाती है, कहीं इधर बह जाती है। तो इस बारे में भी कहा हुआ है, तो ये इनको एस्टिमेट बना लिए थे मैंने, लेकिन अभी टेंडर की प्रोसेस में है टेंडर, और थोड़ा चेयरमैन साहब कह रहे मौका देखेंगे, तो वो एक बार इनका मौका निरीक्षण कर लेते हैं। संभवतः हम बारिश से पहले इस नाली को निर्माण करवा देंगे। जहाँ भी आगे इसका फ्लो, जहाँ इसको ये अपने जो पंप लगे हुए हैं इसमें डिस्पोजल करें, या कहीं वो जो भी लो लेन एरिया है उसके अंदर इसको डिस्पोजल करेंगे, और टूटी हुई नाली है उसको रिपेयर करवा देंगे। इनकी ओर से कोई कमी नहीं है, पार्षद जी ने बिल्कुल पूरा राउंड दिया था हमने इनके वार्ड का, और ये नाली भी दिखी थी पैदल को के सारी। सर जी, आपकी बात सही है कि पार्षद जी मतलब दिन रात मेहनत करते हैं। कमियां ये हो जाती हैं कि जैसे नगर पालिका वाले उसके अंदर कचरा डालते हैं, गंद ले आके पीछे से उसके अंदर डाल देते हैं, वो बदबू मारता है। आज के टाइम में इतना मच्छर है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान करवाएं। नहीं, बिल्कुल इसको जल्दी डिस्पोजल करवाएंगे। जी, आप देखिए, पार्षद साहब काम तो खूब करवाते हैं, लेकिन हमारे घर के सामने नाली से कम 8-10 फुट आगे तक लोग बड़े हुए हैं, तो इस वजह से नाली की सफाई नहीं होती, और जब बरसात का पानी आता है तो ओवरफ्लो होके गलियों के अंदर चला जाता है, तो गली में आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। जी, अशोक जी, आप पहले बताएं, क्लियर बताएं कहाँ का मामला है, कैसे है? मैं चौधरी साहब, आपकी वो जो सड़क है नीची है, वहाँ पर
और आपने पीछे मेरे को बुलाया था जब मैंने कहा था भी इसके ऊपर 2 रद्दे लगवा देंगे और पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। बरसात के टाइम में ही होता है सर ये। चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो 8-10 फुट आगे बढ़े हुए हैं नाली से, उनके बारे में आप RR कॉन्वेंट स्कूल वाले, वहां से RR कॉन्वेंट स्कूल वाले तो पूरी दीवार बना के और वो नाली रोक रखी है पूरी, और सफाई कहाँ से हो, तो अंदर जाने को जगह ही नहीं है। आपने मेरे को जब कहा था मैंने सफाई करवा दी थी, पर वो आगे RR कॉन्वेंट स्कूल के आगे बंद हो जाता है नाला, और उसकी आगे इधर साइड में निकासी दी हुई है। वो अंदर से दे रखी है, अंदर से वो अंदर से बंद है, और उससे पहले वो 7-8 फुट आगे बढ़े हुए। आप खुलकर बोलिए, जो भी आप कहना चाहते हैं आप खुलकर बताएं। बस नाली से आगे बढ़े हुए हैं जी लोग, यानी कहीं न कहीं कब्जे की बात कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं। आप भी क्लियर करें कि आखिर मामला क्या है। इसमें ये RR कॉन्वेंट स्कूल के अंदर से नाला है जी, इस कारण उसकी सफाई नहीं हो पाती। हाँ बताइए। RR कॉन्वेंट के स्कूल के अंदर से नाला है जी, और ऊपर से बंद है, उसकी सफाई नहीं हो पाती। ये कब्जा है, सही है जी। कब्जा है तो गलत है। कमिश्नर साहब, नगर परिषद क्या करती है? देखो ये जानकारी नहीं थी मेरे को भी यहाँ इंक्रोचमेंट वगैरह इस तरह का है। बाकी इंक्रोचमेंट की शिकायतें आती है, इंक्रोचमेंट का ये एक अभियान चलाएंगे। ये अपने अभियान जो प्रशासन अब सरकार के जो शहरों के संग अभियान वगैरह ये खत्म हो जाते हैं पट्टोवाड़ा, इसके बाद एक इंक्रोचमेंट का अभियान भी चलाएगी गवर्नमेंट। तो उसमें जितने भी इंक्रोचमेंट है इनको रिमूव करने की कार्रवाई करेंगे। काफी इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, सड़कों पर है, कोई भूखंड पर भी है, नालियों पर भी है, इस तरह के कई इंक्रोचमेंट है। ये मामला मेरे पास जानकारी में नहीं था, इसको चेक करवा लेंगे, अगर इंक्रोचमेंट है तो जरूर हटवाएंगे। जो भी होगा नियमानुसार आप कार्रवाई करेंगे। और इस वार्ड के एक नेताजी हमारे पास मौजूद हैं, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सरेसिया का DD पाल वार्ड नंबर 45 से मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जो BPL कार्ड बनाए जा रहे हैं वो किस कैटेगरी के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। सरकार ने एक आदेश जारी किया हुआ था कि घर घर में जाकर करके मैं कंप्यूटर के द्वारा सर्वे करूंगा, लेकिन आज 20 साल से सरकार को जो चूना लगाया जा रहा है, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जनता कितनी भी घोषणा करते, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, न बीजेपी से, न बहुजन समाज पार्टी। मैं सिर्फ एक गरीब जनता की तरफ से जानना चाहता हूँ कि आधार का ये जो बनाए जा रहे हैं BPL कार्ड, वो किस किस के कैटेगरी से बनाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्ड बनाए, किसी के घर पर पीले निशान नहीं, जो करोड़पति बैठे हुए कोई 35,000 तनख्वाह ले रहा है, वो भी रेलवे में नौकरी कर रहा है, और सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, सब सूखे घोषणा कर रही है। हमें सरकार से कोई मतलब, हमें गरीब जनता की सुनवाई के लिए हमने ये आपके सामने बच्चे रखे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे पास एक और बुजुर्ग खड़े हुए हैं, बताएं। श्रीमान आयुक्त महोदय, पार्षद जी एंड विपक्ष के नेता, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि इन वार्डों के अंदर मच्छर की तादाद बहुत ज्यादा है, और नगर पालिका के अंदर एक मशीन आया हुआ है, उसे दवाई छिड़कवाने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जितनी भी सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल नत्थे के बराबर है, और ना ही कोई सफाई करता है, और जिसको बोलते हैं तो वो उल्टा आकर के गले पड़ता है। तीसरी बात, विकलांग असहाय लोग, 60 साल से ऊपर उम्र वाले, इनके लिए विशेष गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, लेकिन वार्ड के अंदर एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आज किसी भी बच्चे के लिए, वो विकलांग है, उसके लिए अगर जाते हैं तो बोलते हैं टाउन जाओ, टाउन के लिए आपको पता है 100 रुपए होते हैं, तो वो टाउन जाकर के वापस आता है। लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है, और सरकार बार बार घोषणा करती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ जब पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद साहब बोलते हैं भैया मैं गया था वहां, लेकिन वहां सुनाई नहीं हो रही है। इसके ऊपर गवर्नमेंट से हमारी ये शिकायत है कि एकदम मच्छर का जो बंदोबस्त है उसके लिए वो मशीन से सर्वे करवाई जाए, और पूरी नाली व्यवस्था की सफाई करवाई जाए, सड़कों की व्यवस्था करवाई जाए, गंदे पानी का निकासी की जाए। ये हमारी आपसे
गुंजाइश है। सही कहा है आपने। और जैसा हम बोलते भी है कि मच्छर है आदमी को बहुत कुछ कर देता है और बहुत बड़ी स्थिति खराब है हमारे शहर में। कमिश्नर साहब खास तौर पर मच्छर भगाने के लिए नगर परिषद क्या कर रही है? इन्होंने कहा था जरूर अपने पास एक फॉगिंग मशीन है, वो आज से 20 साल पहले उसको परचेज किया गया था, लेकिन शायद वो साल में 1-2 बार चली होगी, उसके बाद वो खराब पड़ी है। उसको रिपेयर कराने के लिए अब हमने मिस्त्री भी बुला लिया और वो विदिन 10 डेज रिपेयर हो जाएगी उसकी, और 10-15 दिनों के अंदर उस मशीन से, वो बहुत बड़ी मशीन है, उससे अच्छा मतलब सही सुझाव है इनका, उससे छिड़काव हो सकता है। तो वार्ड वाइज हम जरूर छिड़काव करेंगे, 10-15 दिन के अंदर अंदर वो मशीन रिपेयर हो जाएगी। बिल्कुल मशीन है अपने पास अवेलेबल। श्रीमान आयुक्त महोदय साहब, ये सन 1985 के अंदर उस फॉगिंग मशीन से और एक बार सर्वे करवाया गया था पूरे टाउन और जंक्शन का। उस साल बिल्कुल भी यहाँ मच्छरों ने आक्रमण नहीं किया। उसके बाद उस मशीन से एक दिन भी काम नहीं लिया गया है, और वो मशीन है वो जाम पड़ी है और कई बार उस पर खर्चे दिखा दिए गए नगर पालिका ने, और उसकी दवाई है वो सारी बेच के खा दिए लोग। ये हमारे दुश्मन है, हमारे सहपाठी नहीं है। मैं आपको ये क्लियर बोल रहा हूँ आज के दिन। नहीं उसको, और मैं इसकी ऊपर तक भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है, और अब भी करूंगा। नहीं देखिए, एक मिनट कमिश्नर साहब, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो नगर परिषद में हो रहा है या सरकार में हो रहा है सबको पता है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। अब इनके सवाल का जवाब आप दीजिए प्लीज। इनकी जो सवाल है वो सही है कि 25 साल से मशीन है, खराब पड़ी है, उस पर पैसे उठाए जा रहे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसको रिपेयर कराने के लिए 1-2 प्रयास किए थे, फिर एक बार दिल्ली से कोई मिस्त्री आया, उसने बहुत बड़ा एस्टिमेट बना दिया कि ये 2 लाख रुपए में रिपेयर होगी, तो उस पर फिर इन लोगों की कोई सहमति नहीं बन पाई। फिर अभी यहीं का एक लोकल मिस्त्री है, उससे बात की है, चेयरमैन साहब ने भी की थी, वो कहता है मैं इसको रिपेयर कर दूंगा, एक बार इसका मेरे को कैटलॉग दे दो और मैं इसको आपके रन कर दूंगा। तो वो बात हो गई है, वो कहता है मैं 5-10 दिन के अंदर अंदर इसको रिपेयर कर दूंगा। वो रिपेयर कर देगा डेफिनेटली, हम 15 दिन के अंदर अंदर उस मशीन से छिड़काव शुरू करवा देंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप शिकायत कर सकते हो ऊपर। 15 मई से पहले ये लगभग जैसा कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा और मच्छरों से हमें निजात मिलेगी। दूसरा, सफाई का जो इश्यू है ये इनकी बिल्कुल जायज है। हमने पहले जो ठेके व्यवस्था कर रखी थी उससे काम सही नहीं हो रहा था, काफी शिकायत आ रही है। अब की बार हमने सिस्टम चेंज किया है, थोड़ा ठेके की बजाय लेबर सप्लाई का काम लिया है, और वो लेबर डायरेक्ट अपने इंस्पेक्टर्स हैं जो जमादार हैं उनके अंडर में काम करेगी। तो आई होप 1 मई से वो लेबर सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा और 15 दिन आपको ये समस्या झेलनी पड़ेगी। 1 मई से मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपकी सफाई में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। हमने नया ये एक्सपेरिमेंट किया है, हो सकता है हम फेल हो जाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि ये चेंज इसीलिए किया है कि वो ठेके प्रथा से थोड़ा राहत मिले, उसमें सुपरविजन भी नहीं होता। तो 200 कर्मचारी हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 200 हमारे पास हैं, तो 400 कर्मचारी करीब 200 एक्स्ट्रा आदमी आएंगे और डेफिनेटली व्यवस्था में सुधार होगा। सप्लाई के लिए ट्रैक्टर भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 1 मई से होपली आप उम्मीद कर सकते हो कि 1 मई के बाद 1 मई से 10 मई के बीच सफाई और मच्छरों के संबंध में, नाली के संबंध में आपके कुछ समाधान होगा डेफिनेटली, आई प्रॉमिस। श्रीमान आयुक्त महोदय से मैं निवेदन और करना चाहता हूँ। पिछले साल ये बिजली बोर्ड ने जगह जगह खंबे रोक के और जगह घेर दी और बताया था कि 15 दिन के अंदर अंदर और आप लोगों को सप्लाई दे दी जाएगी, लेकिन रात्रि के समय और जो पंखा है या कूलर है वो इस प्रकार घूमता है, और ये मच्छर और ये गर्मी ना किसी बच्चे को सोने देते, ना किसी बूढ़े को सोने देते। तो वो उनके ऊपर व्यवस्था करवाई जाए ताकि सबको राहत मिले। बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि आप थोड़ा इंतजार करें। इधर से कोई सवाल और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इनकी बात आपकी बात बराबर ही है। इधर से हम, चूंकि मक्खन सिंह जी आप काफी देर से सुन रहे हैं पूरी बहस को, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके वार्ड में खूब सारे सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जनता ने आपको भी वोट दिया था, आपने क्या प्रयास किया? हमने अब क्या प्रयास किया, हमारे को वोट क्या दिया, वो तो नाम और कर दिया था। अब प्रयास हम फिर भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग साथ नहीं दे रहे। जैसे नाली में से अपने रोड है जो, इसमें खंबे लगे हुए हैं, उनमें से तार नहीं खींचने दे रहे, और वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखने दे रहे, तो बिजली कहाँ से पूरी होगी?
जनता गलियों में से टपने ही नहीं देगी। अब हम जानना चाहेंगे अशोक यादव जी आपसे, 3.5 साल में अगर हम आपसे ये पूछें या ये जनता आपसे ये पूछे कि 3.5 साल में आपकी उपलब्धि क्या है? अब 3 डिब्बे खड़ी कर रखी है, लेकिन कार नहीं खेलने देते। नहीं, ठीक है, अब आप बताएं अशोक जी। लगभग सर मैंने 40 लाख का काम करा दिया है रोडों का, और 20 लाख रुपए का काम हो चुका है, यानी कि वर्क ऑर्डर हो गए हैं, 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं। करनी चौक से लेके ग्रेड यार्ड जो चौक है यहाँ तक, और रीसोल्डिंग सड़कों का भी काम कराया है जी। और जैसे 40 लाख का आपने काम करवाया है, बहुत बड़ा बजट है ये, 40 लाख कम नहीं होते। आखिर किन किन मद में आपने खर्चे किए? वो 8 लाख में हुआ है जी, 3 बार। 3 सड़क? 3 नहीं, 3 टेंडरों में। ठीक है। और 1.5 साल में आपकी प्लानिंग क्या है? अभी आप क्या क्या करने वाले हैं? मैं समुदाय के अंदर मनाना चाहता हूँ जी 4 कमरों का, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी हो सके, और वो मैरिज पैलेसों में नहीं जा सकते, वहाँ खर्चा ज्यादा लगता है, और यहाँ निःशुल्क उनकी लड़कियों की शादी में जो खर्चा वहन होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई प्लानिंग है? और बस ये है जी, जो बिजली है, ये एक्शन साहब से बात हुई थी, हमारे यहाँ नीचे लाइट कम रहती है, उसके लिए उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, जब आश्वासन दिया था अभी सीएम साहब का दौरा है, उसके बाद हम यातायात लगा देंगे जी। मक्खन सिंह जी, आप कुछ कहना चाहें? जितनी भी पुड़ी हैं सारी टूटी पड़ी है, उससे ना मोटरसाइकिल पे, बड़ी गाड़ी तो क्या करनी है। 4-5 तो ये करनी चौक से ले गई इधर आ जाओ, एक मेन रोड ये 44 और 47 के बीच वाली 3 पुड़ी ये टूटी पड़ी है जी, इसका भी बनवाई जाए। पुलियों को लेकर कोई आपने प्रयास किया कभी? हाँ जी सर, उमा शंकर जी को बताया था, जो इसके निर्माण कमेटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा था हम करवा देंगे जी, और लिखित में भी मेरा दिया हुआ है उनको। करवा कहते हैं वहाँ पत्थर गिर के चले गए, मुड़ के आ जाते हैं, पत्थर बढ़िया साइड में। चूंकि निर्माण समिति से ऊपर मामला है, चूंकि हमारे पास कमिश्नर साहब खुद मौजूद हैं, मक्खन सिंह जी ने एक सवाल उठाया है पुलियों को लेकर, क्या करेंगे आप? पुलियों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, मैं यादव जी से कहूंगा कि वो कौन कौन सी पुलियां हैं वो दे दे लिखित में। उसके बाद हम अगर किसी के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं तो ठेकेदार को दबाव में लाएंगे कि जल्दी काम करो, अगर नहीं हुए हैं तो फिर 1-2 के टेंडर निकाल। इन्होंने ये एक सूची पेश की है, 6 कोई पुलियां हैं, तो वो टूटी पड़ी है, तो इनको मैं कल ही चेक करवा के देखता हूँ कितने के वर्क ऑर्डर हो रखे हैं और कौन सा है। करनी चौक से वार्ड नंबर 45 तक मेन रोड का पूरा इसके वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, टेंडर हो रखे हैं, ये काम आपका शुरू हो जाएगा 5-7 दिन के अंदर अंदर। वार्ड नंबर 45 में भूप सिंह के मकान के पास पुलिया टूटी पड़ी है, इसको भी करवा देंगे। पुलियों का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, ये 15-20 हजार का काम है इस हिसाब से, तो ये तो आपका रिपेयर हम करवा देंगे। एक मेन सड़क है जो करनी चौक से, ये इसको भी इसके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए, ये 5-7 दिन के अंदर काम शुरू कर देगा। 1-2 को बीच में शिविर का थोड़ा बहुत काम रुका हुआ था, उसको लगाया अभी, वो उसको कर रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको शुरू करवा देंगे। हम उम्मीद करेंगे इस कार्यक्रम के बाद इस वार्ड में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होंगे, आप सबकी उम्मीद से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई जी मैं ये कहना चाहूँ, 8 तो 1 महीना में एक थैली दे भाई, दे कौन कई बारी जावा 7-7 गेड़ा काट गया वहाँ, और कदे तेल कौन दे, कदे आटो कौन दे, कदे डिपू बंद करके भाजे, और एक दिन में सप्लाई करे तेल, और एक दिन सप्लाई करे तेल की, एक ही दिन करे, आटो 2 दिन दे, वो 2 दिन गेड़ा काटा, तीसरा दिन बंद कर दिया, कहीं कौन आटो खत्म होगी तो भेजा कर, सरकार आटो ही कौन भेजे। आपने कभी पार्षद को कहा? नहीं कहा। पार्षद अशोक जी आप बैठे हैं, आप बताएं आपके वार्ड में डिपो संचालन की जो प्रक्रिया है, जो संचालन है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सर हम फरवरी में थोड़े आटे की एक बार 40% सप्लाई आई थी, उसके बाद लोगों ने मेरे को कहा था, हम गए थे, मैं था, निरंजन जी थे, सुंदर जी थे, हमारे सौरभ राठौड़ जी थे, हम गए थे, जब उन्होंने 85% का इस बार कोटा कम आया, वो हमारे को आदेश आ गया है कि हम 85% अगले महीने से कर देंगे, और इस बार सप्लाई ठीक है सर। यानी कुल अब स्थिति सुधरी है पहले से, आपका क्या कहना है? अगले महीना में तो एक थैली कौन मिली कौन के यहाँ, तो स्थिति सुधरी कहाँ और बिगड़ गई, वो भी नहीं मिला। सर ये लेट गए होंगे, 85% में भी थोड़ा 15% फिर भी रहता है। 15% वाले में
हो सकता है ये लेट हो गया हूँ। हाँ, आप माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हमारी मैं 3 साल हो गया, मैं फिरती नहीं, और मेरी ना ही तो कोई पेंशन बनी, ना ही मेरी कोई है जो बीपीएल का कार्ड बना। सब लोगों का बीपीएल का कार्ड बन रहा है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मेरे को जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके बेटा है, तो बेटा तो सब लोग कहिए, बिना बेटे कौन सा है? क्यों नहीं सुनाई होती है? जगह को पता नहीं, कलेक्टर ने लिख के दे दिया, फिर भी मेरी नगर पालिका सुनाई नहीं करी। अभी कमिश्नर साहब ने कुछ देर पहले एक बात कही थी, आप लेट से आए हैं, आप बैठिए। बहुत जल्दी पेंशन को लेकर जो भी मामले हैं उनका समाधान होने वाला है। मैं इसमें क्या एक बात ऐड करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे हैं, तो पहले माता जी यही प्रोविजन था कि जिसके 25 वर्ष से बड़े बेटे हैं उन बेटों की जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की सेवा करें, लेकिन अब नहीं करते हैं तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। हाँ, माता जी कुछ कहना चाह रही है, कमिश्नर साहब पहले इनकी सुनिए। 5 बेटा है, इनके बीपीएल का कार्ड है, इनकी पेंशन बन रही है, और मेरे लड़का है जगह बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आपका भी पेट नहीं चलता, माँ को खर्चा कैसे दे देंगे? नहीं, हाँ वो एक अलग बात है। तो जब बूढ़े आदमी की ना ही सुनाई होती है, 3 साल भाषण हो गया, 3 बार फार्म भर दिया, चंपल फाट के भाजता। आज मेरी हिम्मत है क्या काम करने की, लेकिन सरकार रिश्वत लेती है। नहीं, इनका सबका बीपीएल का कार्ड बने और बाकी का एक का बीपीएल का कार्ड नहीं बने। क्या कारण है जगह को? इससे आप ध्यान करो। नहीं, आपकी बात सही है। नहीं, पहले अब मैं मेरी पूरी बात, अब आप कमिश्नर साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए आपने। कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं आप सुनिए प्लीज। पहले ये नियम था कि जिसके 25 साल से बड़ा बेटा है उसको विधवा वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन वो क्लोज हटा दिया है। अब अभियान चलेगा तो 22 अप्रैल से अब सरकार ने वो छूट कर दी है, चाहे बेटे कितने भी हो और कितने ही बड़े हो, सबको पेंशन मिलेगी, और सबको पेंशन हो। और 22 अप्रैल से ये अभियान चलेगा। मैं निवेदन करता हूँ अशोक जी, मैं भी कैंप में आऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग उस अभियान में शामिल होवें और अपना आवेदन करें। और इसके अलावा मैं निवेदन करता हूँ मेंबर साहब से, प्रतिपक्ष नेता से, कि वो 2-4 लड़के जो वार्ड के पढ़े लिखे लड़के हैं उनको वहां कैंप में रखें, वो इनका फार्म भरें और क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो ले जाएं। इनको पता नहीं रहता है अभी क्या चीज चाहिए उसके लिए, फार्म पढ़ना नहीं आता इनको। पढ़ना तो दूसरी बात, इनको ये भी पता नहीं है कि राशन कार्ड कहाँ रखा होगा, घर में खो जाता होगा, मिलता ही नहीं होगा। उसमें राशन कार्ड की कॉपी लगती है और दूसरी चीजें लगती है, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो। तो 2-4 पढ़े लिखे लड़कों को एक सोशल एक्टिविस्ट लगाकर और उस अभियान में इन लोगों के ज्यादा से ज्यादा पेंशन। कमिश्नर साहब, हम आपको रोकते हैं यहाँ पर, हम जानना चाहेंगे कि पेंशन के लिए किन किन कागजातों की जरूरत है, आप बता दें ताकि लोग तैयारी कर लें, ताकि एक एक सबको जो भी पात्र हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं, उनको पेंशन उनको शुरू हो। कुछ कागजात जो आवश्यक है वो आप बता दें। पेंशन के लिए सबसे पहले तो आपका जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड जरूरी है, मूल निवास जरूरी है, फिर उसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र है, फॉर्मेट, जो नगर पालिका से फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको एंट्री करनी है, भरनी है, आपकी सारी सूचना भरनी है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, कैसे जीवन यापन करते हो, परिवार में कितने सदस्य हैं, वो जो भी फॉर्मेलिटीज है उस फॉर्म एक नगर पालिका से मिल जाएगा। फिर एक राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। फिर कोई अगर किसी प्रकार का शपथ पत्र वगैरह देना है तो वो भी अभियान में उसकी छूट होगी। शपथ पत्र कोई 10 रुपए स्टाम्प नहीं लेगा, बिना स्टाम्प का शपथ पत्र सीधा सादा कागज पर लिखा हुआ चल जाएगा। वो भी एट द स्पॉट आपको हो सकता है फॉर्मेट आ जाए तो हम उसको प्रिंट करवा के लाएंगे, सिर्फ आपके साइन ही करने पड़ेंगे। तो अपना राशन कार्ड विशेष तौर से ले आए, और इसके अलावा मुझे लगता नहीं उसमें कोई ज्यादा आवश्यक, तो फार्म है उसको कंप्लीट फिलअप कर दें। जानकारी आपको होनी चाहिए कि मेरे परिवार में कितने सदस्य है, मेरी कहां से इनकम होती है, क्या होती है। तो अब की बार पेंशन महाअभियान चल रहा है 22 अप्रैल से 30 अप्रैल। अखबार में भी इसकी सूचना हम अभी शाया कर देंगे, 1-2 दिन में अखबार में आ जाएगा। अखबार में नहीं है तो फिर हर आदमी अखबार नहीं पढ़ता है, तो इसकी माइक लगा के वो डुंडी पिटवा देंगे वार्ड में। मेंबर साहब को उसकी अभियान की एक प्रतिलिपि आ जाएगी, वो आपको सूचित कर देंगे। प्रतिपक्ष के जो है उनको भी बहुत जल्दी जो पेंशन संबंधी जो भी मामले हैं, जैसा आपने पहले कहा, सारे समाधान होने वाला है। क्योंकि जो भी बाध्यताएं थी, जो भी परेशानी थी पेंशन मामले को लेकर, सरकार ने उसको दूर कर दिया है। अब कोई ऐसा नहीं है कि अगर बेटा जवान है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, इस तरह की बाध्यता खत्म हो गई है। क्योंकि इस वार्ड के पूर्व पार्षद हमारे
बीच मौजूद हैं। जसपाल सिंह जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड को लेकर, जो मौजूदा 45 नंबर वार्ड है, पहले 1 नंबर वार्ड हुआ करता था जब आप पार्षद थे, आप बताएं कि इस वार्ड को लेकर आपके मन में क्या कुछ है अभी भी। सभी वार्डवासियों को, आयुक्त साहब और सभी को मेरा नमस्कार। खास करके हमारे समय में काफी लंबा वार्ड था और उस समय पार्षद की भी अच्छी, मतलब चेयरमैन हर एक मामले में अच्छी सुनवाई होती थी। आज अगर पार्षद जाता भी है तो वास्तव में परेशानी, वहाँ पार्षद को भी परेशानी होती है, जनता को भी जवाब देना पड़ता है और पार्षद को वहाँ से उतना, जितना हमारे समय में रिस्पांस मिलता था उतना पार्षद को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और इस मामले में धीरे धीरे अगर आप अधिकारी होने के नाते और आप अगर हमारी समस्याओं को सुने, आपने जैसे कहा कि पूरे एरिया में पट्टे दिए जा चुके हैं, आप अगर सर्वे करवाया जाए तो मेरे ख्याल से 80% लोगों के पट्टे नहीं मिले। उसमें समस्या क्या है जी, 110 वर्ग का पट्टा मिलता है, उससे ज्यादा लोगों को उस समय ये कोई सिस्टम से तो बसा हुआ नहीं है। लोगों ने जितनी जगह ली हुई है, अगर किसी तरीके से भी उसका कोई मिनिमम रेट लगा के और उनको जितनी जगह में बैठे उनको उनका पट्टा दिया जाए, हर एक सुविधा, वो लगभग सुविधाएं हर एक हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना और उनको आगे अगर इनको पट्टे दिए जाएं तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारी पट्टों की है। जितने एरिया में मान लो 110 वर्ग से ज्यादा को बैठा है तो उसके परिवार के सदस्य तो ज्यादा हो गए, उनके हिसाब से दिया जाए। और जो स्टेट प्लान एक्ट के हैं वो भी अभी बीच में पड़े हैं, किसी को जितने भी हमारे, मेरे ख्याल से 1-2 कोई चाहे लागू हो गए हो, कोई पट्टा नहीं लागू हुआ है। कम से कम 80% लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई पट्टा नहीं है। और दूसरी परेशानियां तो लोगों ने बताई दी हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी समस्या सर, हमारे शमशान घाट में सबमर्सिबल लगा हुआ है। जब तक हम मेंबर थे, आयुक्त के नाम से उसका बिल आता है, लेकिन वो हमारी जनता को भरना पड़ रहा है। नगर पालिका के नाम से वो बिल आता है और हमारे एरिया गरीब एरिया है, इतना बड़ा नहीं। ठीक है, हमने सहयोग नगर पालिका के सहयोग से और सबके सहयोग से ही हमने ये समस्या हल कर ली है। वहाँ हमारे बैठने के लिए जगह बन गई है और सारी बन गई है, लेकिन मेन समस्या ये है, कम से कम 20-25 हजार रुपए उसका बिल आ जाता है, तो जनता पर क्यों पड़े? बिल्कुल यही बात हम जानना चाहिए कमिश्नर साहब से, आखिर नगर परिषद बिल क्यों नहीं भरती, जनता बिल भरने के लिए मजबूर क्यों है? नहीं, ये मामला मेरे पास पहली बार आया कि शमशान का अगर कमिश्नर के नाम बिल आता तो उसका कमिश्नर ही पे करेगा। डेफिनेटली हमें पे करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला है तो मुझे बताओ, हम उसको शुरू करवाएंगे। आपने कभी 25,000 रुपए का बिल, इतना बड़ा बिल आने क्या उसमें क्या लगता है? अब 40,000 रुपए अभी भरे हमारे, उसको काम सब नहीं, आपको दिखा देंगे। उसको करेक्ट करवाओ। 40,000 रुपए का बिल आने के वहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी चलती है। बिल्कुल जी, आप दिखा देंगे, लकड़ी से चलते हैं, दिखा देंगे उसको। लाइट की पंखों की वहाँ आवश्यकता नहीं है। 40,000 का बिल किस चीज का? पार्क वगैरह लगे हुए गलत आता, उसको करेक्ट करवाओ। वो 40,000 का बिल आ ही नहीं सकता किसी नहीं। हमारी जनता को भरने का मतलब ही नहीं है जी, वो आपका जब आयुक्त के नाम से आ रहा है तो नगरपालिका भरे। अब ये सवाल पहली बात ये है कि हम भरे, बिल चाहे 2 पैसा है या 40 पैसा है, ये जानना चाहेंगे कि नगर परिषद भरती क्यों नहीं है वो। और हम जानना चाहेंगे पार्षद जी से कि आपने कभी कोई प्रयास किया क्या, आपके नॉलेज में है क्या ये मामला? जी सर है। पहले हमने कृष्णलाल गोस्वामी जी आयुक्त थे, उनको कहा था कि पहले तो जसपाल जी के टाइम तो नगर परिषद इसका बिल भरती थी और अब आप क्यों नहीं भर रहे हो। जब उन्होंने कहा भी इसमें टिप्पणी लगी है कि इसमें फसल उगाई जाती है और बेची जाती है, इनकम सोर्स बना रखा है, एग्रीकल्चर लैंड चलता होगा वहाँ, मुझे लगता है सर। वो 2.5 या 3 बीघे है और उसके अलावा जो सारा पानी वहाँ यूज हो रहा है, उसमें जो पार्क बना हुआ है, जो वहाँ जनता अगर उसको उस पे कोई इसी टाइम ऐसा या तो एग्रीमेंट हुआ होगा, जैसे उसको कोई ट्रस्ट चला रही तो हाँ कोई संस्था है या ट्रस्ट है उसको रन कर रही है, तो हमने एक बार फिक्स एसेट क्रिएट कर दी, तो उसके बाद हो सकता है संस्था का कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा कि उसके बाद हम उसको मेंटेन करेंगे, ऑपरेट हम करेंगे।
तो इसी वजह से उन्होंने हमने बंद कर दिया होगा। भाई ठीक है, एक बार हमने सेट बना दिया, ऐसा कोई समझौता कोई बात नहीं हुई है जी। मेरे समय में बिल्कुल नगरपालिका बरती रही है, और उसके बाद अगर वो जो 2-2.5 बीघा जमीन है जी, उसका अगर जो हमारे को उसकी इनकम होती है तो उसी पे मेंटेन करने पे लगा देते हैं। पार्क है वो हम संभाल रहे हैं। चलिए इस प्रकरण को हम यहीं देंगे विराम, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे आयुक्त महोदय से, ये जो प्रकरण है इसको आप एक दिन अलग से बैठ कर देखें, समिति वाले आपसे मिलेंगे और मिल बैठकर इसका समाधान हो सकता है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो आने वाला टाइम है, ये इसमें पानी की वैसे ही भयंकर किल्लत आ सकती है, लेकिन जैसे आपको मैं अवगत कराऊं कि हमें सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो नहर है इसमें पंजाब से गंदा पानी डाला जा रहा है, और उस पानी में और साथ में यहाँ जो हमारी पाइपलाइन डाली हुई है वो माननीय आयुक्त महोदय आप खुद देख सकते हैं, कम से कम 10 जगह नाली के पास से बिल्कुल टूटी हुई है, और नाली का पानी ओवरफ्लो होकर के उस नाली के साथ मिलकर पीने वाले पानी में सम्मिलित हो रहा है। तो महोदय आप इस समस्या से निर्णय कराएं। क्योंकि हमने खूब सारी बातों पर चर्चा की है, और हम लास्ट में पार्षद अशोक यादव से जानना चाहेंगे अपने वार्ड को बेहतरीन वार्ड बनाने के लिए आपके मन में और किस तरह की प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं, और नगर परिषद से आप क्या सहयोग चाहते हैं, या जनता से आप क्या सहयोग चाहते हैं, आप बताएं। हम आयुक्त साहब से यही सहयोग चाहते हैं कि यहाँ पर सारी सड़कें बने, डामरीकरण और ट्री गार्ड लगाएंगे, जिससे सुरेशिया सारा हरा भरा दिखाई दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के मन में कोई सुझाव है अपने वार्ड को लेकर? बस मैं आ रहा हूं अभी आपके पास। पैसे तो भर दिए नगर पालिका पटे गए, पटा अभी तक नहीं मिला। 5-6 महीने में चक्कर काट दें, मिल जाएंगे, अभी तक नहीं मिले। पैसे भर रखे हैं, पैसे भरवा लिए और नगर परिषद ने पट्टे जारी नहीं किए कमिश्नर साहब? नहीं, स्टाम्प पेश कर दिया आपने, स्टाम्प दे दिए? हाँ जी, सब कुछ दे दिया जी, पैसे भर दिए उन्होंने। नहीं, वो सारे पट्टे उस पे नक्शे बनने थे, करीब 1200 पट्टे, सब पे नक्शे तैयार हो गए, मेरे साइन हो गए चेयरमैन साहब से। सोमवार को आप ले जाना। कौन सी वार्ड का है? C45 का है। सोमवार को ले जाना, मिल जाएगा आपको पक्का। सब साइन कर दिए टोटल। सुनो, एक निवेदन, इस वार्ड में जिस आदमी ने भी पट्टे के लिए पैसे भरवाए हैं, बहुत सारे लोगों ने पट्टा पंजीयन करवाने के लिए अपना स्टाम्प पेश नहीं किया, तो वो 50 रुपए और 10 रुपए का स्टाम्प नगर पालिका में पेश करे। पट्टा तैयार पड़ा है, साइन हुए पड़े हैं, स्टाम्प की वजह से किसी का रुका हुआ है। लगभग हमने टोटल 99% पट्टे तैयार करके और साइन है, और अब इनका कैंप लगाकर और उनको वार्ड में वितरण करवा देंगे। और बाकी और अगर कोई रहा हुआ है तो सरकार ने इस कैंप को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। वो अपना पट्टे के लिए आवेदन करें। कच्ची बस्ती में जिसके पास 15 अगस्त 2009 से पहले का सबूत हो, बिजली पानी का बिल, राशन कार्ड हो, वोटर लिस्ट मौके पर निवास कर रहा हो, तो वो पट्टे के लिए आवेदन करें। एक पूर्व पार्षद मोदी ने ये कहा था कि अभियान में 80% लोगों को पट्टे नहीं मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की कुछ स्कीम्स होती है वो आम आदमी को ओरिएंटेड होती है। जैसे कच्ची बस्ती जो स्कीम शुरू की थी वो आम आदमी और गरीब लोगों के लिए ओरिएंटेड की थी, और सरकार ये मानती है कि एक आम आदमी या गरीब आदमी के लिए 110 वर्ग गज का जो प्लॉट है रियायती दर पर 3000 रुपए में भूखंड दे रही है। 3000 रुपए में भूखंड, 110 से ज्यादा भूखंड नहीं मिल सकता आपको, फ्री में दे रही है। 3000 रुपए में भूखंड देना तो मतलब फ्री में भूखंड देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस एरिया को बढ़ाने के सरकार ने प्रयास किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बैन कर दिया है कि एक आम आदमी के लिए 110 वर्ग गज का भूखंड सफिशिएंट है। इससे बड़ा अगर लेना चाहता है तो मोटे दाम भुगतान करें। इससे बड़ा भुगतान लेना चाहता है, इसका मतलब वो एक आलीशान बंगला बनाना चाहता है, और उसके लिए उसको वही पे करना पड़ेगा जो एक पक्की बस्ती वाला पे करता है। तो कच्ची बस्ती हम लोगों ने आम लोगों के लिए बना दी भी, ठीक है। कच्ची बस्ती में 110 वर्ग गज के लोगों को नियमन हो जाए और उनको गुजारा करने के लिए 3000 में, 2500 में, 3000 में, 2000 में भूखंड मिल रहे, सफिशिएंट है। लेकिन अब बीच बीच में कई लोग बड़े बड़े अतिक्रमण करके बैठे हैं, कोई 400 गज है, 300 गज है। ये 300 गज नहीं, इतना नहीं हो सकता। आपको जितना रहने के लिए अतिक्रमण ही तो है ना आपका, कोई आपने जेब से पैसे देकर थोड़ी खरीदा है। सरकारी जमीन उस पर इंक्रोचमेंट करके बैठे हो आप, आपको फ्री में भूखंड का पट्टा दे रही है 110 वर्ग गज का, बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे बड़ा अगर इंक्रोचमेंट करते हो तो वो इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आते हैं।
और भूमाफिक श्रेणी में आते हैं, उनको अभियान के दौरान किसी प्रकार का कोई फायदा या रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। जी आप कुछ श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदय, मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि जो आधार कार्ड बनाने की जो आपकी पॉलिसी है वो वार्ड वाइज कैंप लगाकर बनाया जाए, वरना गरीब आदमी 3-3 दिन लगा देते हैं वहाँ जाने पर। कभी कहते हैं आपकी फिंगर नहीं आए, कभी कहते हैं वो तो वार्ड में हो 1-2 दिन का कैंप होना चाहिए, उसमें लोगों की समस्या हल हो जाएगी। करीबन 80% लोगों के यहाँ सुरेशा में आधार कार्ड नहीं बने, तो अगर आप कोई कैंप लगा उसमें इस बात की अगर आप ये समस्या हल हो जाएगी हमारे आधार कार्ड के लिए। इसके बारे में आधार कार्ड का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, ये अभी प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्स के माध्यम से बना रहे हैं। इतनी ज्यादा मशीनें थोड़ी नहीं है, पूरे शहर में 4-5 मशीनें लगी नगर परिषद में, जंक्शन टाउन एक इलेक्ट्रिक में लगी हुई। तो वार्ड वाइज कैंप लगाना थोड़ा सा संभव तो नहीं, लेकिन फिर भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और कैंप लगा देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि कई जगह ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, रूरल एरिया में भी किए गए थे, कई शहरों में वार्ड वाइज किए गए थे, लेकिन वहां फिर उनको प्राइवेट जो लोग होते हैं ना, उनके साथ कई प्रकार की दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती। पब्लिक मौके पर डिस्टर्ब करती है, कोई मशीनें तोड़ देती है, कुछ ही करती, पूरी काम सिस्टम से होता है। एक आधार कार्ड बनने के अंदर उसके जितने भी फिंगर्स 10 फिंगर्स लिए जाते हैं, फिंगर एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता, तो वो करेक्ट करना पड़ता है उसको, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं। वो यूनिक आईडी है, तो वो फॉर्मेलिटी करने के लिए आदमी को वहां स्टे करना पड़ेगा, करीब 15-20 मिनट के लिए एक आदमी वेट करना पड़ेगा। और हर आदमी ये चाहता है कि मेरा जाते ही सब कुछ काम हो जाए, बस मैं क्यों वेट करूं, दूसरा कर। ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए प्रोसेस है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। आते नहीं है 20-20 बार नहीं, मैं बताऊं नहीं है उस मशीनों में क्या चक्कर है। मशीनों में चक्कर नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है कि हम जिसके हाथ टाइट है, जो खेत का काम करता है या जो महिलाएं घर का काम करती है, गोबर डालती है, उसके हाथ में टाइट हो जाते हैं और वो अपने क्या कहते हैं, भाषा में ब्याह पाट जाती है ऐसे। हाँ, तो वो फिर वो नहीं कैच कर पाता उसको, सॉफ्ट हाथ को ही वो कैच करते हैं। तो उसके बाद उसके बेसलिन वगैरह लगा के, क्रीम वगैरह लगा के थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है उसको, सॉफ्ट करने के बाद कैच करते हैं। गाँव में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मशीनें फेल होगी, फिंगरप्रिंट नहीं ले पाए। बिल्कुल सही कहा कमिश्नर साहब, चूंकि इस कार्यक्रम को अब हम अंतिम पड़ाव में ले जाना चाहते हैं, और जैसा कि हमने पार्षद से एक सवाल किया था कि वो अपनी संकल्पना बताएं, अपना सपना बताएं कि अपने वार्ड को बेहतर कैसे बना सकते हैं। सौभाग्य से इस वार्ड में रिटायर्ड नायब तहसीलदार हैं जैसी बेनीवाल जी, यही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड को, वार्ड नंबर 45 को एक बेहतर वार्ड बनाने के लिए खास तौर पर पार्षद को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो 45 नंबर वार्ड के जो भी नागरिक हैं वो अपने आप को ये माने कि भाई हम यहाँ के नागरिक हैं, और हम स्वयं भी ये देखें कि भी जो गंदगी फैला रहे हैं या नालियों में जो कचरा डाल रहे हैं, ये हम खुद ही कचरा डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से नगर पालिका को जो परेशानी है वो तो है ही है, हमें खुद को भी परेशानी होती है। मेरे घर के खुद के नाले मैं साफ करता हूँ, पार्षद हमें मेरे को देखता है, और मैंने निशान भी कहता हूँ, 1-2 बार मैंने कहा भी है उनको, नगर पालिका वाले कर्मचारियों से, लेकिन वो उनसे माथापच्ची करने के बजाय मैं खुद करता हूँ। और इसी तरीके से अगर हर नागरिक में यह सोच हो कि भाई हम गंदगी कम से कम करें, और सबसे ज्यादा जो लोगों की जो सोच है, अभी जैसे राशन कार्ड की जो बात कह रहे थे, अब इनमें कितने लोग बात है जो सही बात करने के लिए तैयार है। राशन वाली व्यवस्था तो मैं 2 दिन में सुधर जाती है, लेकिन अब मेरे घर के पास में थी राशन वाली दुकान, वो 3 लीटर की बजाय 2 लीटर और 2.5 लीटर देता था, और मेरे जैसे मुझों वाले बड़े पास में रहते थे। मैंने जब उसको डांटा तो उधर टर्निंग मंदिर के पास चला गया। अब आप में से कितने आदमी है जो ये करने के लिए तैयार है कि, और जो साथ में जो ये कह रहे हैं कि मनाटा कौन मिला, और सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलता जब भी है जब हम बोल देंगे। वो आटा खाने वाले बहुत हैं लोग बाग, वो ये राशन वाला तो एक है, उसके पास मुफ्त आटा खाने वाले बहुत हैं। तो ये सारी व्यवस्था के लिए हम, खैर हम व्यवस्थाओं पर तो हमने काफी चर्चा की है, हम सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं कि वार्ड को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा आपने गंदगी की बात की कि हर आदमी को सफाई के प्रति गंभीर होने की जरूरत है, सफाई कर्मियों पर आश्रित नहीं रहे, इसके अलावा और कुछ है कोई? और जो भी निर्माण हो रहा है, निर्माण का कोई भी विरोध नहीं करता, घटिया निर्माण। अब ये रोड बनी है,
जो अभी पार्षद के घर के सामने से रोड बनी है, ये 1 फुट भी मोटाई नहीं है इसकी रोड की। क्वालिटी पर ध्यान, हर नागरिक क्वालिटी पर ध्यान दे। नालियां बनी नहीं, उससे पहले टूट गई। अब कोई बोलता है तो इसकी तो इसको तो फिक्र करने की आदत है कि ये तो क्या सरकार का पैसा है। तो जब तक हम खुद सावचेत नहीं होंगे तब तक सारी व्यवस्था सुधरेगी नहीं। अपने सरकार के रूप से अगर चले तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें लगता है हमने तमाम समस्याओं पर चर्चा की है, हर एक समस्याओं पर चर्चा की है, लेकिन जसपाल जी कह रहे हैं 1 मिनट और। जसपाल जी बिल्कुल 1 मिनट और आप बताएं। आयुक्त साहब, एक जो मेन रोड का टेंडर हुए पड़े हैं और उसमें सीवरेज का भी लगभग सारा वो करने वाला है, उसके साथ 3 लाइनें हमारे वाटर वर्क्स की हैं। जैसे ही आप उसको करोगे, रोलर फिरेगा, उसी समय वो टूटनी शुरू हो जाती है। अगर कोई भारी वाहन चला गया तो भी वो टूट जाती है। सबसे मेन समस्या वो हमारी पानी की उसी के कारण ही होती है, जब कोई बड़ा साधन वहां से गुजरता है और उसके कारण हमारी समस्याएं हो जाती हैं। एक तो इसका साथ के साथ गौर की जानी चाहिए कि जैसे सड़क बनने से पहले दोबारा बाद में फिर वो तोड़ते फिरेंगे, उससे अच्छा है कि वो सारी, अगर वो 3 है तो 3 को एक बड़ी पाइप करके और उसको गहरी की जाए, जो कि वो बिल्कुल ऊपर पड़ी है। ये हमारी के बारे में पीएचडी को लिखने हैं, इस काम पे ये पीएचडी का है। और दूसरी हमारी सीवरेज क्यों नहीं डाल रहे, ऊपर पड़ी जी। 4 पाइप 2 बड़ी बनाने। मक्खन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पूरे वार्ड को लेकर, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? हम तो कहते हैं गलियां सही होनी चाहिए। जैसे लोग गलियों में मिट्टी की ट्राली करा लेते हैं तो वहाँ ढेर का ढेर ही पड़ा रहता है, उठाते नहीं है। अब जाके ये गलियां जो जाके सीधी जा रही है, इसमें जाकर देखोगे ना जगह जगह ढेर लगा रखे जी। अब जो जाने वाले को बड़ी दिक्कत होती है। यानी कुल मिलाकर हमने देखा कि वार्ड नंबर 45 में सफाई को लेकर काफी चिढ़ है जनता में, सड़कों की बदहाली को लेकर काफी गुस्सा है, गंदे पानी की निकासी को लेकर भी काफी समस्याएं नजर आई है। और खासतौर पर पट्टों की जब बात हुई तो नागरिकों का ये कहना था कि 80% पट्टे नहीं बने, लेकिन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनका समाधान होने वाला है। हमने तमाम मसलों पर चर्चा की। अगले हफ्ते हम किसी और वार्ड का जायजा लेने पहुंचेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।